हाँ LDR इसी पर मेजर होता है। हाँ इसी पर भेज। तो आप ये देखिएगा कि जैसे कि एनोड और कैथोड यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल इन टाइप से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस मोड में हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, और यहाँ पर जैसे ये फोटो डायोड है तो फोटो डायोड का मतलब क्या है कि डायोड कभी तो कंडक्शन करता है और कभी कंडक्शन नहीं करता। वो कंडक्शन कब करेगा? जब वो फॉरवर्ड बायस मोड में आएगा। फॉरवर्ड बायस मोड में जब डायोड आता है तो हम ये चाहते हैं कि भाई उसका जो कंडक्शन है वो किस वजह से चालू हो। तो यहाँ पर अगर मैं फोटो डायोड की बात कर रहा हूँ तो फोटो डायोड का मतलब ये है, फोटो मतलब लाइट, कि वो लाइट की वजह से उसका कंडक्शन चालू हो जाए। ठीक है, लाइट की वजह से कंडक्शन चालू हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ साथ जो ये पीएन जंक्शन है हम इसके साथ साथ एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल इसके साथ चिपका देंगे, यानी कि फैब्रिकेट कर देंगे। वो क्या करेगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो फिर लाइट में जो एनर्जी होती है hν के बराबर, वो एनर्जी, ये जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को कम करके उसको फॉरवर्ड बायस कर देगी। फॉरवर्ड बायस का मतलब कंडक्शन शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक, तो इसमें दो तीन पॉइंट्स लिख लूँगा, हालांकि नोट्स में भी भेज दूँगा वो, पर दो तीन पॉइंट्स लिख लीजिए, वो समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसमें आप नोट करेंगे, when the photodiode is illuminated with light photons of energy, when a photodiode is illuminated with light photons of energy hν greater than the energy gap Eg of the semiconductor greater than the energy gap Eg of the greater than the energy gap Eg of the semiconductor, additional electron hole pairs are generated. Additional electron hole pairs are generated due to absorption of photons. Due to absorption of photons. Due to absorption of photons. Next point. This generation of charge carriers occurs occurs in or near the depletion region. Occurs in or near the और नियर द डिप्लीशन रीजन। इसके बाद एक डायग्राम और देखें। ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये बीच में है डिप्लीशन रीजन।
पी टाइप एन टाइप, बीच में डिप्लीशन रीजन है और इधर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखिएगा यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, इधर जो डायग्राम दिखाया था फोटो डायोड का, उसमें हमने ये बोला कि इधर पॉजिटिव साइड से एनोड कनेक्टेड है और नेगेटिव साइड से कैथोड कनेक्टेड है, मतलब पी साइड से पॉजिटिव और एन साइड से नेगेटिव। तो ये तो फॉरवर्ड बायस वाला हो गया स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि पी टाइप के साथ में नेगेटिव और एन टाइप के साथ में पॉजिटिव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम रिवर्स बायस मोड में इसको कनेक्ट कर रहे हैं। रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट क्यों करा जा रहा है वो देखना होगा। जब भी हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि पेट्रोल जो है वो 80 रुपये का मिल रहा था और अब पेट्रोल 100 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है 100 से भी अभी 105 या 106 का है, लेकिन हाँ, तो हम ये कहते हैं, हम ऐसे ही राउंड फिगर के लिए मान लेते हैं कि पहले 80 रुपये का मिल रहा था, अब 100 रुपये का मिल रहा है। तो अगर कोई ये पूछे कि भाई इसमें राइस कितना हो गया, कोई ये कहता है कि भाई 50% का राइस हो गया, कोई कहता है नहीं 20% का राइस हो गया, तो वो जो राइस है वो राइस हम किस तरीके से निकालते हैं, इसका फ्रैक्शनल चेंज देखकर। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है कि चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। अगर उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चेंज इन प्राइस क्या है, चेंज इन प्राइस हम ये कहेंगे कि फाइनल प्राइस हमारा 100 है और इनिशियल पहले 80 रुपीज़ हुआ करता था, तो 100 माइनस 80 अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितना था 80 मल्टीप्लाइड बाई 100। हमने ये कर दिया, 100 माइनस 80 कितना हो गया 20 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 4 जा और 4 25 जा, तो इसका मतलब 25% का इंक्रीज हो गया। अब ये इंक्रीज कैसे पता चला, इंक्रीज ऐसे पता चला कि हमने फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो ये प्लस का 25% आया, तो इसका मतलब प्लस का 25% मतलब 25% का इंक्रीज है। अगर मान लीजिए दाम घट जाते, पहले 100 रुपये होता फिर 80 रुपये होता, तो मैं 80 माइनस 100 अपॉन 100 करता, तब जो भी वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं कि भाई ये जो है ये डिक्रीज है, क्योंकि वो वैल्यू नेगेटिव में आती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर कुछ देखनी है हमको। क्या हम ये कहते हैं कि ये जो डिप्लीशन रीजन है, असल में क्या है कि ऐसे आपने अगर इसको शो कर दिया तो भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फोटो डायोड को प्रेफरेबली रिवर्स बायस मोड में ही यूज़ करा जाता है। और ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि फोटो डायोड को रिवर्स बायस मोड में क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर एक फोटोन टकराएगा, हमने इसको वैसे मतलब फॉरवर्ड बायस किया और फिर इसमें वो लाइट मारी तो हुआ क्या। देखिए ये जो है ना, ये तो इसका सिंबल हो गया, ये तो इसका सिंबल हो गया। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये है कि फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये है कि यहाँ से आपका कंडक्शन चालू हो जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये है, वो भी तब जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी। पर्टिकुलर वोल्टेज क्या होती है, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो कंडक्शन चालू हो जाएगा, ये इसका सिंबल है कि इधर एक टर्मिनल है, इधर एक दूसरा टर्मिनल है। आप इधर कैथोड और इधर एनोड भी बना सकते हैं, ठीक। और इसको दिखाने का बस ये तरीका है, देखो ये सिंबल तो डायोड का होता ही है ना। हम इसको फोटो डायोड की हम बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से ये वेव्स आती हुई और एनर्जी जिनकी एच न्यू है वो आपको दिखा देंगे कि लाइट वेव्स इसको टकरा, ठीक है। लाइट वेव्स क्या कराने से हुआ क्या। लाइट वेव्स के टकराने से क्या होता है कि उसके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से एनर्जी कितनी है एच न्यू, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। हमको इसी टाइम माना होता है, एनर्जी इसी टाइम माना होता है, और जिस टाइम मैं बोलूँगा उसी टाइम हो जाएगा।
तो आप ये देखिएगा कि एनर्जी इससे क्या होता है कि लाइट वेव हमने स्ट्राइक कराई तो लाइट वेव क्या करती है, लाइट वेव इसमें पहले तो एब्जॉर्ब हो जाएगी क्योंकि फोटो सेंसिटिव मटेरियल हमने इस पर चिपका दिया। जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसकी जो एनर्जी है वो जो ये बीच का एनर्जी गैप है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। कैसे करेगी वो अभी मैं बता रहा हूँ। कि हमने क्या करा कि जब ये यहाँ पर आया तो E इज इक्वल टू एच न्यू, जो उसकी एनर्जी है जो भी लाइट हम इस पर स्ट्राइक करा रहे हैं तो वो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर इस पर डाल देगा। ठीक है, अच्छा कैसे डालेगा भाई, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है तो जब भी कभी हम लाइट स्ट्राइक करवाते हैं किसी भी मेटल के ऊपर तो मेटल से क्या इजेक्ट होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि क्योंकि मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो जब मेटल पर स्ट्राइक कराते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जब सेमीकंडक्टर पर स्ट्राइक कराएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर इजेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर आएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर आ गया तो मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि मैंने इसको पहले से रिवर्स बायस मोड में मैंने इसको कर रखा है, तो रिवर्स बायस मोड में होता क्या है, रिवर्स बायस मोड में जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं पी टाइप में क्या होगा, पी टाइप में होल्स होंगे और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पता है नहीं, इसको मतलब सीधा याद रख लीजिए। वैसे इसका फंडा भी है पूरा कि उसके अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाली जाती है, उसके अंदर पेंटावेलेंट डाली जाती है, तो उसमें पेंटावेलेंट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। आप बस सीधा याद रखिए कि पी टाइप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में होल्स ज़्यादा होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अब हमने क्या करा, रिवर्स बायस कर दिया। अब मैं ये समझा रहा हूँ कि फोटो डायोड को रिवर्स बायस मोड में ही क्यों हम प्रेफरेबली यूज़ करते हैं। तो हमने क्या करा कि नेगेटिव से पी टाइप कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो था, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर होल्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो जब नेगेटिव इधर टर्मिनल आ गया तो वो सारे के सारे इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी होल्स हैं जो पॉजिटिव वाले हैं वो पॉजिटिव वाले इधर नेगेटिव की तरफ आना चाहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो एन टाइप रीजन था, एन टाइप रीजन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना चाहेंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये जो होल्स हैं ये तो इस तरफ आना चाहेंगे और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ आना चाहेंगे, तो बीच का जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी तो वो किस तरह से काम करेगा, वो काम करेगा एक ओपन सर्किट की तरह, उसमें से करंट बहुत कम फ्लो होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हमने क्या करा कि अब हमने ऊपर से एनर्जी एक्स्ट्रा इसको प्रोवाइड करानी शुरू करी। हमने एक्स्ट्रा एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी शुरू करी तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसमें एन जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स को हमने बोल दिया एन। ठीक है, और जो होल्स हैं, होल्स को हमने बोल दिया पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको हमने बोल दिया पी। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जब यहाँ से हमने एनर्जी स्ट्राइक इस पर करानी शुरू करी, जब एनर्जी स्ट्राइक करानी शुरू करी तो एक तो पहले से ही हमको ये पता था कि ये जो एन है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होल्स से ज़्यादा होंगे। जब भी मैं रिवर्स बायस मोड की बात करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होल्स से ज़्यादा होंगे। हम बात कर रहे हैं और एन इधर लिख लीजिएगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर, मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ होल्स से ज़्यादा होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में क्या है नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स जो है वो कम होंगे। इसका इसीलिए उसको एन टाइप कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। अब आपने क्या करा कि अब आपने इसमें जो है एनर्जी जो है वो स्ट्राइक करवाई।
ठीक है, लाइट एनर्जी जो। तो अब उससे क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर gets generated। तो अब जो हमारा नए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, न्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n थे, अब जो नए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको n डैश बोल दो। तो n डैश क्या हो गया, n प्लस डेल्टा n। डेल्टा n मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए या 3 इलेक्ट्रॉन आ गए या 4 आ गए, तो मतलब वो डेल्टा n इसमें n में ऐड हो गए, ये नए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाँ, इसी तरह से न्यू नंबर ऑफ होल्स वो क्या हो जाएगा, p डैश इज इक्वल टू p प्लस डेल्टा p। डेल्टा n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा ऐड हुए उस लाइट की वजह से, जो लाइट हम स्ट्राइक करा रहे हैं। तो फिर n डैश क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा तो टोटल n डैश, अरे मान लो पहले इलेक्ट्रॉन 5 थे, पहले इलेक्ट्रॉन 5 थे, तो अब एक और ऐड हो गया तो 5 प्लस 1 यानी कि जो 6 है वो n डैश हो गया। ये है डेल्टा n, ये चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कितने नए इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, क्या हुआ। जैसे फिजिक्स में ज़्यादा है ना उससे छोड़ो ना, कोई बात नहीं, ये समझ में, इतना समझ में आ गया, अरे इतना समझ में आ गया। हाँ, अब हम ये कहेंगे कि since n is very greater than p and delta n is equal to delta p, n is very greater than p, n p से बहुत बड़ा है, ठीक, n टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा n जो है और डेल्टा p ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, हमने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हुआ या 2 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए या 3 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए 3 पेयर भी जनरेट होते हैं तो 3 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और 3 ही प्रोटॉन आएंगे, 3 ही होल आएंगे मतलब, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर यहाँ से मैं फ्रैक्शनल चेंज निकालना चाहूँ तो फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकलेगा, डेल्टा n, हाँ ये तो बस अभी n टाइप की बात हो गई। हाँ, तो डेल्टा n इज इक्वल टू डेल्टा p हो गया, डेल्टा n इज इक्वल टू डेल्टा p, ये तो हमें पता ही है। अब मान लीजिए मैं इसको n से डिवाइड कर देता हूँ फ्रैक्शनल चेंज निकालने के लिए, और इसको p से डिवाइड कर देता हूँ फ्रैक्शनल चेंज निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये n जो है ये बड़ी वैल्यू है, इसको बड़ी वैल्यू से डिवाइड करा जा रहा है, और ये जो p है ये छोटी वैल्यू है, ठीक, और n और p दोनों इक्वल थे, तो जब डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू और इधर डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जो साइन है दोनों के बीच का वो रिवर्स हो जाएगा। वैसे तो डेल्टा n इक्वल टू डेल्टा p था, अब ये क्या हो जाएगा, ये बताइए समझ में आएगी नहीं, ठीक है। चाहे तो इसको ऐसे कर दो कि भाई यहाँ पर n इज वेरी ग्रेटर देन p था, तो अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/n इज वेरी लेस देन 1/p, और फिर दोनों तरफ, इस तरफ आप डेल्टा n से मल्टीप्लाई कर दो और इस तरफ डेल्टा p से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये है कि हमने दोनों तरफ सेम टर्म से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि डेल्टा n और डेल्टा p सेम है, तो डेल्टा n/n इज लेस देन डेल्टा p/p, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या समझ में आता है कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज मच लेस देन फ्रैक्शनल इंक्रीज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये हो गया था हमारा फ्रैक्शनल इंक्रीज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में फ्रैक्शनल इंक्रीज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज मच लेस देन, ये क्या है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स।
ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ एन टाइप की बात कर रहा हूँ। तो हमने ये कहा कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में कुछ जंप मिला नहीं, कुछ इंक्रीमेंट हुआ नहीं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में जो जंप मिला वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में जो इंक्रीज हुआ इसकी वजह से, लाइट पड़ने की वजह से वो कम हुआ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में। तो मतलब क्या हुआ कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, इंक्रीमेंट। जैसे 25% वाला भी एक एग्जांपल बताया था ना, तो वो जो इंक्रीमेंट है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया तो इसका मतलब एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? एन टाइप में माइनॉरिटी तो हो गए इलेक्ट्रॉन, क्या हो गए? होल्स हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है होल्स ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर होल्स ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो पी टाइप है, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, चलिए सिर्फ एन टाइप की बात करते हैं क्योंकि मैं अभी एन टाइप की बात कर रहा हूँ, मैं पी टाइप पर भी पहुँचेंगे। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो लाइट स्ट्राइक होने की वजह से क्या होगा? वो ज़्यादा हो जाएंगे। जब वो ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर वही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा? डिप्लीशन रीजन के नज़दीक पहुँचेंगे। समझ रहे हैं? सेम यही कहानी पी टाइप में भी होगी, सेम यही कहानी पी टाइप में भी होगी। तो पी टाइप भी इस तरीके से, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हुए, ठीक। तो यहाँ पर भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो डिप्लीशन रीजन को इस तरफ से खींचेंगे। तो इस चीज़ में हमारी हेल्प किसने करी? हमारी हेल्प करी इस लाइट ने। अगर ये लाइट ना होती तो यहाँ पर कंडक्शन हो नहीं रहा था। तो आप ये कहेंगे कंडक्शन करने के लिए आप पहले से ही फॉरवर्ड बायस करते थे ना, तो हमने कहा भाई हम जानबूझकर फॉरवर्ड बायस नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करे। डायोड, डायोड ओपन सर्किट की तरह कब बिहेव करेगा? जब हम उसको रिवर्स बायस पहले से ही करके चलेंगे। समझ गए? तो हमने रिवर्स बायस कर दिया। अच्छा, रिवर्स बायस में एनर्जी लॉस क्या होता है? बैटरी में कुछ भी नहीं होता। एनर्जी लॉस कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई यही ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो बैटरी में जो एनर्जी है वो बैटरी के अंदर ही स्टोर रहती है। समझ गए? तो अब जितनी भी मेहनत है वो किसको करनी पड़ेगी? लाइट को। लाइट ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर इसको दिया, और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से यहाँ पर एन टाइप की ही सिर्फ बात करी हमने, तो एन टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे यानी कि होल्स में बहुत ज़बरदस्त इंक्रीमेंट हमको देखने के लिए मिला। उस इंक्रीमेंट की वजह से ये होल्स जो हैं ये इसको इस तरफ खींचेंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर क्यों दिखा रहा हूँ मैं ये होल्स? ये इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि जो हमको लाइट स्ट्राइक करवानी है ना, वो जंक्शन पर स्ट्राइक करवानी है। लाइट जो हम स्ट्राइक करवा रहे हैं वो जंक्शन पर स्ट्राइक करा रहे हैं। वो कैसे करवाएंगे? सिर्फ जंक्शन पर ही चिपका देना है फोटो सेंसिटिव मटीरियल, ठीक है। ना तो पी टाइप पर लगाना ना एन टाइप पर लगाना। उसका जो फैब्रिकेशन है फोटो सेंसिटिव मटीरियल का, जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वो केवल जंक्शन पर लगाना है। जंक्शन पर लगाना है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जंक्शन के नज़दीक ही लिबरेट होगा, और जब वहाँ पर लिबरेट होगा तो इसका जो रीजन है ये कम कर देगा, ये इसका रीजन कम कर देगा। इसका मतलब नाउ लाइट इज़ द मेन ड्राइविंग फैक्टर, जिसकी वजह से यहाँ पर अब कंडक्शन चालू हुआ है। इस बैटरी का काम सिर्फ ये था कि उसको अगर लाइट नहीं स्ट्राइक कर रही है तो उसको ओपन सर्किट बनाकर रखें, ये कोई करंट फ्लो ना करे। तो करंट फ्लो ही तब करेगा जब आप लाइट स्ट्राइक करो, ठीक है। तो इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि वाई अ फोटो डायोड इज प्रेफरेबली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो रिवर्स बायस कंडीशन में आपको ये जो मैंने पूरा सब कुछ समझाया, इतना लंबी कहानी समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझाएंगे। और इतना समझाकर आप ये कहेंगे कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो इट विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है उसको रिड्यूस करेगा, करंट आसानी से फ्लो करना शुरू रिड्यूस करेगा ना। जो पॉजिटिव उधर हो जाएगा जंक्शन के पास इकट्ठा, तो जो नेगेटिव यहाँ इकट्ठा हो रखे थे इसको अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा। रीज़न ये है, आप ये कहेंगे कि नेगेटिव भी तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। रीज़न ये है कि इनकी क्वांटिटी अब ज़्यादा है, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि आप देखो फ्रैक्शनल इंक्रीज वेरी ग्रेटर देन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये बड़े आराम से इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे अपने पास पेयर बनाने के लिए। तो अरे वो काइंड ऑफ इसमें वोल्टेज बच रही है। हाँ, मतलब हम जो अपने से इनपुट दे रहे हम हैं जो वो बच अपने रहा से है। वो बच रहा है, वो बच रहा है। तो सारा का सारा यूज़ जो है ये फोटो डायोड का यूज़ इस वजह से करा जाता है कि भाई लाइट होगी तब ये काम करेगा। आपने देखा होगा ना, ये आगे हम सोलर सेल करेंगे, सोलर सेल में भी लगभग यही बन रहा है। लेकिन सोलर सेल में तो एक
उसमें होता ही नहीं, उसमें क्या है कि वो सोलर पैनल के थ्रू ना एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। वो होता है एनर्जी को स्टोर करते हैं, और जब रिक्वायरमेंट होती है, जब लाइट नहीं होती तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। ऐसा होता है। यहाँ पर क्या है कि जब लाइट होगी तभी एनर्जी रिलीज होगी। ये सिर्फ लाइट में ही काम करेगा। फोटो डायोड का यूज किया बराबर। फोटो डायोड का यूज किया फोटो डायोड का यूज़, एनर्जी स्टोर करता है। फोटो डायोड एनर्जी स्टोर करने के काम नहीं आएगा। एनर्जी अगर कहीं पर भी स्टोर करनी है ना, तो स्टोर करने के लिए हमको कोई ना कोई कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी एनर्जी स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पर तो सिर्फ ये बताने की कोशिश करी गई है कि कोई ऐसी भी डिवाइस हो सकती है जो काम ही तब करे जब लाइट हो, लाइट नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगी, ऐसी डिवाइस। इसमें लिखे हैं कि फ्रैक्शनल चेंज, सो इसके बाद बस एक लाइन नोट करनी होती है। सो फ्रैक्शनल, सर इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है कि फोटो डायोड रिवर्स बायस मोड में काम क्यों करता है ना। रिवर्स बायस मोड में ही हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। इसको खत्म होने दो, फिर क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे मैं आपको समझाऊंगा। नोट्स आपके पास हैं, और क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस करने, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, मेन तैयारी आप ये समझिए फिजिक्स की होगी तभी, ठीक। क्योंकि हम पता चले कि सारे नोट्स इकट्ठे कर रहे हैं और नोट्स को बैठ कर रट्टा लगा रहे हैं, हमें यही नहीं पता पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहा है। और फिर हमने क्या करा कि हमने शुरुआत में ये पढ़ दिया फोटो डायोड। अब इसमें जो लास्ट वाला टॉपिक है कि भाई उसको रिवर्स बायस मोड में जो करते हैं, वो हमने छोड़ दिया कि नहीं यार इतना कर लिया बहुत है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब जो छोड़ते हैं और होता पेपर में वही है कि वही आ जाता है। सर मैंने 3 बड़े बड़े कौन से रे वेव एटम्स, न्यूक्लियाई और ड्यूअल डुअल नेचर, ये तुमने बहुत बढ़िया कहा। 3 बड़े बड़े चैप्टर्स करे हैं इसने। चलिए जी, तो नोट करें। तो फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन fractional change in minority charge carriers, fractional change in minority charge carriers dominates the reverse bias current and hence current flows more easily with the help of light when photodiode is used in reverse bias condition. अब इनके यूजेस क्या है? यूजेस ये हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो कि लाइट के पड़ने से ख़राब हो जाती है, कोई भी ऐसी डिवाइस है जो कि लाइट के पड़ने से ख़राब हो जाती है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि हम एक फोटो डायोड यूज़ करेंगे। मान लीजिए किसी भी एक एरिया में हमको लाइट चाहिए ही नहीं। मान लीजिए हम जर्मिनेशन कर रहे हैं सीड्स का जर्मिनेशन के लिए हमको ये कहा जाता है कि भाई आपको डैम्प एंड डार्क एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, फोटो डायोड लगा देंगे। फोटो डायोड के थ्रू आप एक सायरन कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही सायरन, ठीक है, तो जैसे ही लाइट वहाँ पर, जैसे ही वहाँ लाइट पड़नी शुरू होगी तो कंडक्शन चालू होगा, करंट का कंडक्शन चालू होगा तो सायरन बजना चालू हो जाएगा। तो हम वहाँ से उस पोर्शन को जो भी मतलब अपने चीज़ लगा रखी है उसको वहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के काम है फोटो डायोड। उसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे जी लाइट एमिटिंग डायोड।
लाइट एमिटिंग डायोड। अच्छा आप लोगों का कल भी एग्जाम है? नो हाँ इन तीनों का है शायद, है ना? कल भी एग्जाम है। अच्छा अभी इसमें ना परिवर्तन में भी एग्जाम चल रहे हैं। परिवर्तन से कौन आता है? परिवर्तन से वंशिका एक लड़की है ना, आती नहीं है बस इसी में दिखती है। तो हाँ बोल भाई बोलना। क्या 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 अब बोल भाई, एक गंदी बात है जो मानते चुप नहीं होते। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ना किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो ही रही है, तो मैं लगातार सुबह का टाइम ना रखकर दोनों क्लासेस का एक क्लास सुबह और एक क्लास वही 4:30 बजे लूँगा अभी अगले कुछ दिन, ठीक है? इसमें कोई समस्या तो नहीं? क्या भाई मतलब पढ़ना है ऐसे? सर 18 तक है हमारा चलेगा। क्यों देते हो तुम? सब जगह 18 तक ही है। और 18 को सब जगह 18 तक ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैसे रेगुलरली अब क्लास ले रहा हूँ, मेरा मतलब टारगेट ये है कि मैं मैथ्स की और फिजिक्स की दोनों की क्लास में रोज लेना चाहता हूँ। तो हम एक काम कर लेंगे कि अगर जो लगातार हो जाती है तो सही रहता है। लगातार हो जाती है तो सही रहता है, लेकिन उसमें कई बच्चे क्लास नहीं ले पाते। जैसे अभी भी देख रहे हो तो ऑनलाइन दो दो तीन दिन और तो जाना है। अरे अब जैसे उसने परिवर्तन का बताया तो वो कह रही है कि सर नहीं मेरे को तो 19 तारीख तक रेगुलर ही जाना है, रोज ही बुलाया है। 19 ये आगे नहीं आती अब तो 19 बहुत दूर है। हाँ तभी तो कह रहा हूँ कि इस एक हफ्ते के लिए ऐसा कर रहा हूँ, उसके बाद जब सभी ये कह देंगे कि नहीं जी अब जाना ही तो नहीं हो है, गया हमारा। अरे है ना? भाई 8 दिन तो तब फिर मैं रेगुलर यही वाला टाइम कर दूंगा कि भाई सुबह ही। तो बोर्ड ही आ गया फिर तो। वही तो क्या करें बताओ, मतलब इतना ज़्यादा वो हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए सुबह 9:30 बजे की क्लास है, तो मैंने मैसेज रात में कर दिया था, लेकिन सुबह 9 बजे उसको याद आया कि नहीं भाई आज स्कूल है। तो अब मैं ऐसे में क्या क्या कर सकता सही हूँ बात है। कि उसके बाद की भी क्लासेज जो है वो आपकी 11:30 बजे तक है, फिर उसके बाद 12 बजे से फिर है क्लास। सर तो वो ऑनलाइन लेती है तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अब ऑनलाइन भी नहीं है ना स्कूल की वजह से, ये तो रिकॉर्डिंग देख ली वैसे भी। हाँ सर मैं वही रिकॉर्डिंग बता कब रहा कम हूँ। आएगा? अब जो है उत्कर्ष ने बताया कि सर मेरे को 10 दिन तक जाना ही जाना है स्कूल, आगे क्या करता ठीक है? अब उसने भी बता पूछ लेना। हाँ सर, कल क्या है, मेरे को रेगुलरली यही जाना बैठा है। था शिवाजी तो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं किसी एक स्टूडेंट का ध्यान रखते हैं तो दूसरा पीछे छूट जाता है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम शायद एक हफ्ता ऐसा कर लेते हैं कि जो हमारा पुराना टाइम था 4:30 से 5:30, उसमें जो आपकी रेगुलर क्लास चलती थी उस रेगुलर क्लास के टाइम पर तो रेगुलर क्लास लेंगे, और जो एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ वो एक्स्ट्रा क्लास सुबह लेंगे। ऐसे करते हैं। रात को 9 बजे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे दूसरे बच्चों को बुला रखा है। कोई बात ये नहीं, दिक्कत हम कर लेंगे, हम आ जाएंगे। हाँ नहीं वो तो मैंने मान लिया। सर कोई नहीं आएगा, तब तो जरूर आएगा। हाँ हाँ वो तो तो बेटा सर सुबह 5-6 बजे मैं बारिश में आ रहा हूँ। सब आ जाएंगे तो बारिश में। सुबह 5 बजे कोई भी नहीं आएगा, ये मेरा बहुत पुराना और बहुत खराब तजुर्बा रह सर, चुका है। यार, मैं एक- टेलीफोन- हाँ, एक या दो बच्चे आ जाएंगे बस, तुम आ जाओगी, ये आ जाएगा, ये देख रहा दृष्टि आ भाई। जाएगी, ये सुबह उठ जाती है, ये ऐसे ही बोल रहा है एक दिन आएगा फिर नहीं आएगा। मैं सर रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। सर, 5 बजे आने की बात हो रही है। 5 बजे आने के बाद 5 बजे उठ जाऊंगा सुबह। तो 5 बजे उठो यार। उठते ही आ जाएगा। सर ये 8:30 बजे उठता है, चलो आपसे कह रहा हूँ छोड़ो पता छोड़ो नहीं। छोड़ो छोड़ो, अभी अभी सब जगे हुए हैं ना, अभी सब जागे हुए हैं, अभी जागे हुए हैं तो जागे हुए सब लोग अलग तरीके से बोलते हैं। वो मुझे पता है होता क्या है कि नहीं सर आज मेरा छूट गया, आज ये हो गया वो हो गया, फिर उसके बाद सीधे सीधे 1-2 दिन जब क्लास छूटती है क्या यार इन्हें सुबह सुबह क्यों बुला लेते हैं, अच्छा वाला शाम का टाइम था। तो फिर यही हो जाता है कि भाई टीचर ने गलती करी है। सुबह से कौन 8:30 करता है? आगे चलते ये हैं। करेगा। लाइट एमिटिंग डायोड, गाड़ी के बोर्ड पे स्विच ऑफ करा। it is a heavily doped forward biased PN junction रिप्लेसमेंट तो आज नहीं किया। it is a heavily doped forward biased PN junction कल की चल रही है बात। it is a heavily doped forward biased PN junction सर उस दिन आपने एलसीडी और एलईडी वाले में फर्क बताया, डीएफटी आईपीएस एलसीडी इन सब में आपको भाई भाई कुछ नहीं करना हमको बस कुछ नहीं करना। it is a heavily doped forward biased PN junction which spontaneously converts the bias in electrical energy which spontaneously converts the bias in electrical energy in
इनटू ऑप्टिकल एनर्जी, इनटू ऑप्टिकल एनर्जी। मतलब क्या, कि जो फोटो डायोड है, फोटो डायोड का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस हो गया इसमें। फोटो डायोड ऑप्टिकल एनर्जी क्या होती है, लाइट एनर्जी, वो लाइट एनर्जी को यूज़ करके करंट जनरेट कर रहा है। और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल यानी कि करंट को यूज़ करके लाइट, यानी कि वो जो लाइट है, वो जो लाइट एमिटिंग डायोड है वो ग्लो कर अच्छा रहा है। एलईडी तो हो गई है। एलईडी तो होगी। अभी मैसेज कर रहा हूँ। कमांड कर रहे थे कैसे आया भाई ऐसा है कि तुम और तुम दोनों बोलना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें बोलना है तो उसका पीछे से आ जाएगा पलटवार, है ना, और उसे बोलना है तो तुम्हारा पलटवार। सर बेचारे के ज्यादा मार्क्स आए तो कह रही चीटिंग से बताओ आया, सर। ऐसे कैसे होता, मेरे पास कुछ नहीं है। ये तो वही बात होगी, मोदी जी को वो क्या कहते थे, कौन से हाँ। चौकीदार चोर है कहते थे, वही बात हो गई है। चौकीदार तो नहीं बोला। मतलब कुल मिलाकर ये है कि निभाया खुद को- इतना बड़ा दर्जा खुद को- देना खुद चाह को रहे हैं। मोदी नहीं से नहीं compare कर दिया। मैं मतलब एक वो कर रहा हूँ। हाँ। समझ नहीं, रहे वैसे हैं। वैसे एक चीज़ तो है कि बाकी तो मतलब देश दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन एक चीज़ देखकर मुझे, आपको तो शायद पता नहीं चला होगा, क्योंकि मैं 2000 से मेरे को थोड़ी सी वो है, मतलब 2000 की जो है उसके टाइम थोड़ा सा भाई पॉलिटिक्स में क्या क्या चल रहा है वो थोड़ा हमें पता रहता है, क्योंकि सन 2000-2001 में हम सबका टारगेट, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का टारगेट रहता था कैसे भी करके अमेरिका निकल लो यहाँ से, ठीक है। तो हम अमेरिका के आगे पीछे घूमते रहते थे, लेकिन कल एक वो देख रही थी वर्चुअल मीटिंग, तो उसमें ऐसा लगा कि बाइडन वाज सिटिंग ऑन अ बैकफुट और मोदी जी डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा लगा। अब इसको अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, कई लोग ये कहते हैं कि नहीं मोदी की जो मीडिया है, वो मीडिया की कंटेंट इतनी ज़बरदस्त है, उसको वो गोदी मीडिया बोल देते हैं। तो अलग अलग तरीके से, पर खैर चलो जो भी है, देखकर अच्छा लगा कि चलो अपने कंट्री का भी कोई है। मजा आया। सर जो पॉलिटिकल में इंडिया का स्टेटस काफी इम्प्रूव हुआ है। हाँ वो तो है, बस वही चीज़ है। सब वो उसमें बस रोते हैं ना कि इकोनॉमी गिरी है। हाँ उसमें रोते हैं ना कि इकोनॉमी गिरी है। नहीं, रोने तो वही है। वो गिरेगी क्योंकि रिफॉर्म्स बढ़े हैं। अब ये पता नहीं, मतलब वो कुल मिलाकर ये है, इट्स अ नेवर एंडिंग डिबेट, कभी कुछ खत्म होता ही नहीं है इसमें। इकोनॉमी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडिया की, ऐसी बात है। कर तो रही है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। इन्फ्लेशन को काफी अच्छे से जो control करती है। नेगेटिव इफेक्ट्स है ना, वो नेगेटिव इफेक्ट्स आप लोगों को हो सकता है वो शॉर्ट टर्म नेगेटिव हो, ठीक है, लॉन्ग में वो पॉजिटिव शो करें, क्योंकि आप किसी से भी अगर बात करेंगे ना, कोई अगर बीजेपी की बात करता है तो वो आपको चुप करा देगा, तभी आप किसी कांग्रेस वाले से बात करोगे, उसकी बात सुनोगे तो वो भी आपको चुप करा देगा। तो आपको ये नहीं समझ में आता कि भाई ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे कि भाई इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन आप किसी कांग्रेसी से बात करोगे तो वो ये कहेंगे कि आपने अपनी बैंक की पासबुक देखी है, हम ये कहेंगे आप देखिए, तो वो कहेंगे कि आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट पर टैक्स भी जाता है, इंटरेस्ट पर टैक्स भी जाता है, ये तो आपकी सेविंग्स है जो लास्ट ईयर भी थी, अब फिर उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट मिला, ये तो आपकी सेविंग्स है, इस पर आप लास्ट ईयर दे चुके हो, इस साल क्यों दे रहे हो? तो होता क्या है कि गलत कोई भी नहीं लगता, गलत कोई भी। अच्छा इस पर अगर आप पलटवार देखेंगे तो इस पर पलटवार बीजेपी वाले ये करते हैं कि अच्छा पहले आप टैक्स नहीं लगाते थे, ठीक है, तो जो एक टाइम जो वन टाइम टैक्स होता था, उस वन टाइम टैक्स का पैसा कहाँ जाता था? आप लोगों की जेबों में, फिर वो घोटाले गिनाने शुरू करते हैं, कॉमनवेल्थ, टूजी, ये वो बहुत सारे गिनाने शुरू करते हैं। अब अगर आपसे मल्टीपल टैक्सेशन हो भी रहा है कि हर साल टैक्स दिया जा रहा है, तो कम से कम सड़कें तो बन रही हैं, कम से कम लाइट तो आ रही है, कम से कम ये तो है, तो मतलब कुल मिलाकर अच्छा फिर उसका जवाब उसके पास भी तैयार रहता है, तो कुल मिलाकर ये होता है कि हाँ भाई तू भी ठीक मैं भी ठीक, चल भाई अपना अपना काम करता है, छोड़ो, ठीक, तो बस ये साइकिल धीरे जाएगा नहीं वो आप लोगों को पता ही नहीं होगा, वो आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि जब नई हम साइकिल लेते थे ना, तो हमें बहुत संभल के थोड़ा स्पीड कंट्रोल करके कि नहीं थोड़ा इधर से बच के, थोड़ा इधर से बच के, ऐसे तो ऐसे चलानी पड़ती थी संभल कर। आजकल क्या है, आजकल तो कुछ नहीं, स्ट्रेट जाना आराम से, गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं, ट्रिपलिंग भी कर लेना है बहुत से ट्रिपलिंग भी कर लेते हैं, नहीं, बहुत से तू नहीं करता जैसे? बहुत सी बाइक्स की कार्स की स्पीड जो है वो कंट्रोल भी नहीं हो पाती, तो बेचारा कोई खड़ा हुआ लड़का है उसी में जैसे वो कल आ गया था कहता सर मैं तो अपने रास्ते जा रहा था, वो फॉर्च्यूनर ने स्प्लेंडर में टक्कर मारी, स्प्लेंडर वाला घिसटता हुआ मेरे को ले उड़ा। तो ऐसे ही होता है, इसे हमेशा नौका ही होता है, उसमें कुछ भी होता है। कुल मिलाकर ऐसा ही है। ये तरीके से बोलना है। नीले रंग की
भाई सोच सकते हो बच गया क्या कह रहा वरना है? बहुत सारा सोच सकते हैं वैसे ही पूरा है हमारी बुद्धि अब मैं जी हमारी भाई मैंने देख लिया था ये देख लिया था कि राइट साइड किया बिना भाई में लेफ्ट हो गया भाई लेफ्ट हो गई ये पी टाइप है और इधर एन टाइप है। एन टाइप वाला जो है इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि इसमें बीच का पोर्शन जो है ये खाली छोड़ दिया जाता है। खाली किसके लिए छोड़ दिया जाता है? यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि भाई ये बीच का जो पोर्शन खाली छोड़ दिया, यहाँ से लाइट एमिट होगी, यहाँ से लाइट एमिट होगी इस तरह से। पीएन जंक्शन में रहते हैं। हाँ जी, पीएन जंक्शन है। यहाँ पर ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, हमने बाहर बना दिया। रीजन का है। और इसमें इसको आपको क्या करना है कि इसको फॉरवर्ड बायस मोड में यूज़ करना है। डायग्राम में हाँ जी, अब जरा सुनिएगा इसकी कहानी कैसे है कि यहाँ से ऐसा क्या होता है कि आपने एक सेमीकंडक्टर लिया और सेमीकंडक्टर में आप करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो लाइट कैसे एमिट करता है, ठीक है। इसकी वर्किंग लिखवा नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि व्हेन द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। जब कभी कोई पीएन जंक्शन, मैं ऐसे बना रहा हूँ इसको, जब फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो पॉजिटिव वाला इधर मतलब जो पी है, पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं। और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी फॉरवर्ड बायस करा जाता है, ये जो पॉजिटिव है ये इन पॉजिटिव वाले होल्स को रिपेल कर करके ये जो है इस तरफ भेजता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, नेगेटिव वाला इसको इधर से रिपेल कर करके इस तरफ भेजता है। तो जो पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव वाले इस तरफ जाने लगते हैं, पॉजिटिव वाले, और नेगेटिव वाले जो हैं वो इस तरफ जाने लगते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दिस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पर डिपेंड करता है कि अगर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इतनी ज़्यादा होगी कि ये जो बीच का तो नेचुरली उसमें एक एनर्जी गैप होता है, सिलिकॉन में 0.7 और जर्मेनियम में 0.3, तो वो उसको अगर ओवरकम कर जाए तो फिर पॉजिटिव वाला इधर जंप करने लगता है, नेगेटिव वाला इधर जंप करने लगता है और कुल मिलाकर हमारा कंडक्शन चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर ये होता है कि नियर द जंक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीजेज एज कम्पेयर टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जो जंक्शन के नियर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, जब पॉजिटिव इधर चले जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा होल्स हैं वो सारे के सारे इधर इकट्ठे हो जाते हैं और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इधर इकट्ठे हो जाते हैं। अब होता क्या है कि फॉरवर्ड बायस के केस में जब ये डिप्लीशन बिट घटती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है जब ये कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी रिलीज़ की वजह से लाइट एमिट होने लगती है, ठीक है। लाइट एमिट जो होती है उसको समझ लीजिए कि बहुत लिटिल छोटे छोटे स्पार्क्स होते हैं तो वो जनरेट होने लगते हैं। अब आप ये सोचिए कि आपने क्या करा कि आपने यहाँ जो वोल्टेज थी इस वोल्टेज को आप बढ़ाते गए। आपने जब वोल्टेज बढ़ानी शुरू करी तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा कि यहाँ पर जो ये होल्स इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हुए थे इनकी क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी तो इनका रिकॉम्बिनेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब रिकॉम्बिनेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो स्पार्क ज़्यादा जनरेट होगा तो ज़्यादा लाइट एमिट होगी, ठीक है। एक लिमिट तक ही ज़्यादा लाइट एमिट होती है, उसके बाद फिर ज़्यादा लाइट एमिट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर इतना है
कि on either side near the junction the excess minority carriers combine with the excess majority carriers. तो इधर तो जो पॉजिटिव इकट्ठा हो गया तो ये एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स है, इसके लिए तो माइनॉरिटी कैरियर्स है ना इन टाइप के लिए, हालांकि ये जंप करके यहाँ से आए हैं और नेगेटिव जो है वो इसके लिए माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। तो नियर द जंक्शन जब ये कंबाइन करते हैं और रिकॉम्बिनेशन द एनर्जी इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिटिंग फोटॉन्स, तो फोटॉन्स के रूप में लाइट आपकी एमिट होती है। तो इसमें सीधा सीधा आपका यही है और इसमें कोई ये भी नहीं पूछा जाता कि ये फॉरवर्ड बायस में क्यों यूज़ करा जाता है या क्या है। इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाई एन एलईडी डिपेंड्स ऑन इट्स बैंड गैप एनर्जी, बीच में जो एनर्जी गैप है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड इज डिटरमिन्ड बाय द फॉरवर्ड करंट कंडक्टेड बाय द पीएन जंक्शन। जितना आप ये फॉरवर्ड करंट यानी कि जितना वोल्टेज आप बढ़ाएंगे उसी के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। इससे गैप पे कैसे डिपेंड करेगा कलर ऑफ लाइट? कलर ऑफ लाइट गैप पर ऐसे डिपेंड करेगा कि भाई आपका अगर गैप फिक्स है तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि हमारे पास इतने ही माइनॉरिटी कैरियर्स हैं और इतने ही मेजॉरिटी कैरियर्स हैं यहाँ पर, तो फिर कॉम्बिनेशन फिक्स हो जाएगा। अगर कॉम्बिनेशन कम हो रहा है तो लाइट सी येलो लाइट होगी, अगर ज़्यादा हो रहा है, अगर ज़्यादा कंबाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, एनर्जी गैप रिड्यूस हो गया तो थोड़ी ब्राइट येलो लाइट होगी, अगर बहुत ज़्यादा है तो रेड कलर की लाइट भी आने लगती है एलईडी से। ठीक है सर अब तो रेड ब्लू ग्रीन येलो ब्लैक हाँ सब तरीके के आते हैं। यूजेस इसके क्या है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, इंडिकेटर लैंप्स में, इमेज स्कैनिंग सर्किट फॉर पिक्चर, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स, उन सब में इसका यूज़ होता है। ठीक है जी, इतना करिए। एक टॉपिक सोलर सेल बचता है तो सोलर सेल के साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं वो कल से मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, और जो है मैथ से स्टार्ट करते हैं 5 मिनट में। सर आदित्य की सीट छोटी लगी है। हाँ आदित्य की सीट छोटी पड़ी है। क्या हो गया भाई? आगे जाके मासूम। मजाक तो नहीं किया था। ठीक है, बाय 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 फिर दूर कर आया फिर मंदी उठ के कैसे कहाँ पे झूठ बोलता भाई, वो लड़कों ने पीटा मैं कह रहा था मत हेलो हेलो तो क्या मेरा भाई मेरे पीछे रहने ये बड़े मैं अभी भेज रहा हूँ, इसका भी स्टिकर बना क्या 11:30 ले भाई खड़े हो जा रेड क्रॉस उसके बाद कर दी वैसे तो 11:30 जब जितना तुमने बोला था उतना मैंने कर दिया, उसके बाद रेडी मुझे बताया वो मेरी फोटो में और रोबोट से सही हो जाती है। भाई ये तो भाई ऐसे हरकतें मत कर अरे क्या भाई मतलब स्मार्ट फेस है भाई जरा देख भाई वो असली में मैंने सही बात करी जोक्स क्यों आ रहे ठीक हैं? है बाकी फोटो तो मिलती है अबे यार क्या रिएक्शन हम क्या है? जोक्स मारते तो सब किसी के अंदर रील कर दी थी ना मैंने। अभी खुद को मासूम ही और अबे ये देखो वो ये वाली भाई मासूमियत ही तो होती हाँ, है दिखा दी। क्या मासूमियत होती है? मासूमियत ही तो होती है मतलब भाई ऐसे नहीं यार एक्सप्लेन नहीं करना। कौन है भाई, कैसे फोन में कैमरा मिलेगा? हाँ ये चीज़ है। मैसेज
सुना यार अभी तो नहीं अच्छी होगी अभी तक नहीं अच्छा वीडियो कॉल वगैरह हेलो अच्छा था सोच रहा था ओ माय गॉड ये ऐसे ही नहीं भाई अबे ठीक ठाक है भाई देखा है दर्शन टीवी देखा है क्यूटी जॉब वीडियो हुई पूरा ट्रांसफॉर्मर अपने साथ ही खिंचवा रखी है इंस्टा वगैरह तो नहीं होता अरे बच्चे भाई मेरे मजे ले रही है होगी हो सकता है सॉरी मास्क पहनने का शरीर बन जाता है सृष्टि आ रही है हम बाबा जी शाहरुख खान तो थर्ड मैच चलती है वो छोटा ही है वो बड़ा फिर उत्कर्ष लंबा है तुमसे तो और भी लंबा है और किसी रहेगी ऐसी फोटो भाई तुम भी चौराहे में बीच चौराहे में लगा उत्कर्ष वाली काम नहीं है मैंने तो शिवल जी उनके और देख ऑफिस के भाई तेरे तो भाई लंबा है छोटे भी हैं लोग सही बात है वो कह रहे हैं जैसे अभिनव सिंह लंबा हो तो वो पूरा तो मानेगा राइट फैक्ट होता है भाई यार एक्सेप्ट करना यार तो तुम फोटो भी खींची अब वो पूरी सोच में जाएगी भाई वो तो लड़ लिया उसने तो मार दिया भाई मतलब तू क्या- सोते रह तू भी बनती है गुलाब अभी क्या हो गया फोटो है मेरी भी बहुत फोटो पड़ेगा वो बने रहा था भाई बड़ी अच्छी है। जब 5 साल बाद तू आएगा तब देखेंगे तेरे को नहीं फिर तू पोज करता है उत्कर्ष को मैंने अब कर दिया वो तो पहले पूरा झूम गया था ये तो कह रही रोड मार ये क्या हो गया यार ये सब पढ़ाई से कौन सी बाइक है स्टिकर बना चला रहे हो भाई देख मेरे भी बहुत सारे स्टाफ हो गए देख भाई अभी मैं क्या तू जितना चिढ़ेगा ना तो तेरा अपना अबे नहीं लिटरली भाई देख मैं देखा जियो वाला एक महीने में प्लान है महीने का 200 मेरे खराब नहीं अभी 299 नहीं अरे वो ना करा I'm a joke अरे कहाँ गया वे इसको तो मैं यार डायमंड का स्कूल का क्या डायमंड तेरा वहाँ पढ़ा था मैंने देखो देखा बेटा यस सर हेलो कर लेते बहुत दूर था कितना दूर था नहीं कितना ही दूर था मतलब तू लाइन में लगा हुआ था क्या तो मैं लाइन में बैठी थी। बहुत गर्मी थी। तो मतलब सेकंड पेपर के बाद आपका भी कुछ था ब्लैक कलर का रेस्टोरेंट मतलब वहाँ थी हुआ कैसे तेरा? मैंने तो को लास्ट में देखा मैंने देख रही थी भाई देख रही हूँ ना डिस्कवर ग्राउंड में मिलता जाने और पढ़ा होगा शेडविक है ना कुछ इसका ऑप्शन दो। शेडविक है तो? भाई सर पढ़ाते हैं चैडविक शेडविक जेम्स शेडविक क्या कह रहा है ऑप्शन नहीं है ये ऑप्शन होगा और क्या सर सिनेमेटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी का मुझे नहीं पता आओ तो सिलेबस पे पूछ जीस
अच्छा, उसी के नाम से वो कार्ल जीस के लेंस आते हैं। जायज के लेंस आते हैं। जायस बोलते हैं, जीस बोलते हैं। तो ये मॉडर्न बच्चे हैं ना अच्छा शायद। बोलते हैं। नहीं होता अच्छा जैसे मैम को कैमरा लेंस है। अजीब सा मेरे दोस्त का मैम है, पता नहीं कोई इंटरेस्ट अबे कैमरा लेंसेज तो वही तो विंडोज की बात हो रही है ना। फोटो वाली फोटो नहीं करते। चलो स्टोरी वाले बच्चे को सुन रहे होंगे। वो डायरी राइटिंग में जब वो अलग से होती है, वो आर्टिस्ट डेकोरेट करता है। टिपिकल पढ़ाकू बच्चे। अच्छा इंस्टा पर टाइम वेस्ट वो है वो मॉर्निंग का कौन है भाई? हुआ नहीं है उसको इसके मैंने बोला था इसको खाना नहीं था, तूने उसको दिया। ऐसा प्रैक्टिस में नहीं होता है ये अश्विन ने दिया था किसी आईपीएल मैच। अश्विन अपना हर बीच में अश्विन उसको चोट भी नहीं लगी, उसको बैट किसी बैटिंग तेरा रोल नंबर कौन सा था? 76 मत करो ये बातें हम नहीं लेके आए उनको भी बता दो। तूने कैसे दिया? मेरा सेंटर उदयपुर पड़ा था। पापा ने यहाँ बैठो यहाँ गाड़ी वाड़ी करेंगे तुमने। तू लेके चला जाता अपनी स्कूटी। अब भाई उदयपुर चला जा। रुक जाइए। ट्रिपल जाता है। उदयपुर में किसका सेंटर पड़ा था? एनडीए का। हाँ तूने वो मैंने ऐसे बोलती है क्या? नहीं वो फॉर्म इसने खुद ही गड़बड़ भरा होगा इसमें। नहीं नहीं हाँ? हिंदी वाली बोतल लिया है हाँ। क्लास में अरे बोलने दे भाई इसको। अरे सर मेरा क्या हुआ जैसे आज लास्ट डेट है 6 बजे की तो मैंने 2 बजे फॉर्म भरा था तो वो में दिक्कत हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं, सब पता है मुझे क्या करा था। बस यही सर जानबूझ के। यही है सर स्टोरी। अरे 4-5 दोस्त हमेशा का रहता है। 4-5 दोस्त जो है ना वो जानबूझकर इधर उधर का यार ऐसा सेंटर बने जहाँ पर घूम फिर कर अरे नहीं सर मैं ऐसा लगता हूँ घूमने वाला नहीं सर। अरे मतलब हाँ थोड़ा बहुत तो किसी का नहीं पड़ा। आसपास तो रखो, थोड़ा दूर हो गया उधर से दूर। तो जो 2-4 दोस्त हैं उन्होंने उनसे सबसे बात हुई है कि यार ये नहीं सर शिवानी ने सबसे शर्मा रहे हैं। VVIP अरे के आसपास यार, की रोड पर फाइनल घूम घूम कर मैं बोर हो चुका हूँ। मैं कुछ नया एक्सप्लोर नहीं सर शिवांश ने तो दिया नहीं एनडीए एक मतलब मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, पहुंच गया वहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि सेटिंग हुई है। नहीं हुई है शिवांश। झूठ मत बोल, नहीं बताएंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे पापा को ना पता हो ये बात। तुम्हें भी पता होगा कि इसी ने फॉर्म भरते हुए कुछ गड़बड़ करा है। उदयपुर वही हिंदी का नहीं पड़ा मतलब पहली बार क्यों सर? समझ रहे हैं। पर उदयपुर वैसे हम जा सकते थे टिकट टिकट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी मगर पापा ने वैसे ही कह दिया कि तुम यहीं बैठो क्या फालतू में। तो पापा सही पहचाना तो चलिए हाँ जी, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Yes. यस। पेज नंबर 544। एग्जाम भी तो पेपर भी मैं 12th के बाद चंडीगढ़ चले जाना, वहाँ जाकर करने का टेंशन। हाँ सर हाँ। प्रूफ करना पड़ेगा सर बच्चों को बढ़िया जो बच्चे बढ़िया है। Yes. मिनरवा है, मिनरवा नहीं चंडीगढ़ से बेटर अम्बाला है। अम्बाला और भी पहले पड़ेगा। हाँ अम्बाला बाई रोड यहाँ से आसान ही है मेरे कम से कम क्या मैं बोल रही हूँ? पढ़ाई बहुत सही। अम्बाला में असली भी रहती है। सीख रुके चलिए जी, पेज नंबर 544 एग्जाम्पल 10 एनसीईआरटी में पेज नंबर 544। अच्छा पढ़ाई के आगे मुझे पता है मैंने कैसे निकाला मुझे एग्जाम्पल 10 सपने से जा रहे हैं। A die is thrown if E is the event, the number appearing is a multiple of 3 and F be the event, the number appearing is even। मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला कर रहा हूँ और वो जो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला करा था ना 3 इवेंट्स वाला, वो ज़रूरी नहीं है करना, उसको छोड़ दो। ठीक है, तो सीधा इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर आना है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं? अगर मान लीजिए कोई 2 इवेंट्स हैं E और F, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन है, अगर PE इंटू PF अगर ये इसके बराबर आ जाता है तो हम ये बोलते हैं कि E और F इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में केवल इतना ही करना है। अब इन्होंने बोला
If E is the event, the number appearing is a multiple of 3. ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बोला अ डाई इज थ्रोन, तो जब एक डाई को फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6। वो बोल रहे हैं E is the event, the number appearing is a multiple of 3। तो E क्या है, नंबर appearing is a multiple, number appearing is a multiple of 3, number appearing is a multiple of 3। तो E क्या हो जाएगा 3 और 6। फिर दूसरा इवेंट इन्होंने दिया है F है द नंबर अपीयरिंग इज इवन, नंबर अपीयरिंग इज इवन, नंबर जो अपीयर करेगा वो इवन होगा। तो F कितना हो जाएगा आपका 2 4 और 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ से E इंटरसेक्शन F निकालना है। तो E इंटरसेक्शन F, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 6। तो मुझे शो यहाँ पर क्या करना है, ये शो करना है, उन्होंने बोला कि फाइंड वेदर E एंड F आर इंडिपेंडेंट। हमें ये चेक करना है कि E और F इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। तो ये किस तरीके से चेक करा जाएगा, आप यहाँ पर PE इंटरसेक्शन F निकालो। तो PE इंटरसेक्शन F, देखिए इसमें एलिमेंट कितने हैं 6 और सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें एलिमेंट्स है 1 और सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं 6। तो ये हो गया 1/6। फिर आप PE कैलकुलेट करिए, तो PE क्या होगा, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 2 और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं टोटल 6। तो ये हो गया 2/6, 2 1 सा 2 3 सा, तो ये 1/3 हो गया। सिमिलरली PF देखेंगे तो PF, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 3 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6। तो 3/6, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो इज इक्वल टू 1/2। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सिंस PE intersection F is equal to PE multiplied by PF, therefore E and F are independent events. E and F are independent events. E and F are independent events। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखें, ये एग्जांपल नंबर 10 था। एग्जांपल नंबर 11 देखिएगा। तो बन रहा है तो अच्छा एग्जाम्पल नंबर 11 में है एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो एक अनबायस्ड डाई है, उसको 2 बार फेंका जाता है। तो जब डाई को 2 बार फेंकते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा 1 1 1 2, ऐसे करते करते यहाँ 1 6, फिर 2 1 और ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास 6 6। तो टोटल इसमें 36 जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं। फिर वो बोल रहे हैं लेट द इवेंट ए बी ऑल नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। तो ए क्या हो गया, इवेंट ऑफ गेटिंग an odd number in the first event of getting an odd number in the first row। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, a देखिएगा तो हो गया 1 1 1 1 से लेकर 1 6 तक, इसी तरह से 3 1 से लेकर 3 6 तक, इसी तरीके से 5 1 से लेकर 5 6 तक। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा NA, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि सारे एलिमेंट्स लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कितना हो जाएगा भाई, 1 1 वाला कितना हो गया 1 6 तक, यानी कि 6 हो गए, 3 वाले 6 हो गए और 5 वाले वो 6 हो गए, तो टोटल 18 हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमसे ये बोलते हैं कि बी बी द इवेंट ऑफ ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। तो बी क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग an
odd number in the second row. Odd number in the second row. तो सेकंड रो में जो हमको ऑड नंबर चाहिए, तो उसमें आप ये देखिएगा कि सेकंड रो में अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कहता हूँ 1 1, तो इसका मतलब फर्स्ट में भले ही ये ऑड लेकिन सेकंड में भी तो ऑड है। ऐसे ही 1 3, ऐसे ही 1 5, मतलब मुझे सेकंड रो में ऑड आए बस उस पर फोकस करना है। तो इसी तरीके से 2 1 2 3 और 2 5, तो हर एक में मैं ये कहूँगा 1 वाले में भी मेरे को 3 मिल गए, 2 वाले में भी 3 मिल गए। इसी तरीके से करते करते हमें जो है 6 1 6 3 और 6 5, इसी तरह से 6 वाले में भी 3, तो हर एक में मेरे को 3 3 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल 3 6 18। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये क्या हो गया 18 हो गया। फिर हम ये कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए क्या था? इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन द फर्स्ट रो। बी था इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन द सेकंड रो। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या? फर्स्ट रो में भी ऑड मिल जाए और सेकंड रो में भी ऑड मिल जाए। ठीक है सर हाँ, log a upon log b कुछ नहीं होता। होता है ना, log a माइनस log b। log a upon b नहीं, log a upon log b। नहीं होता। क्या वो कुछ नहीं होता। ठीक है, थोड़ी दिक्कत है भाई की, सोच रहा है इस टाइम कुछ फॉर्मूला बना रहा गहरी सोच रहा। तो ये क्या होगा? 1 1 1 3 1 5, समझ गए? 1 1 1 3 1 5, मतलब दोनों थ्रो में हमारे पास ऑड आ जाना चाहिए, पहले में भी सेकंड में, वही तो दोनों में कॉमन चीज होगी। 1 1 1 3 1 5, इसके बाद 3 1 3 3 3 5, इसके बाद 5 1 5 3 और 5 5, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बोलो? 9 हो गया। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि इसमें मुझे ये चेक करना है कि सबसे पहले पी ए निकाल लो। तो पी ए क्या होगा? एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन एन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना हो गया? 18 अपॉन 36, 18 1 जा 18 2 जा, तो ये रिजल्ट आ गया 1/2। इसी तरह से पी बी क्या होगा? एन बी अपॉन एन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। बी में कितना 18, सैंपल स्पेस में कितना 36, 18 1 जा 18 2 जा, तो ये हो गया 1/2। फिर निकालो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना था? 9 अपॉन एन एस कितना है? 36, 9 1 जा 9 4 जा, तो ये हो गया 1/4। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। Therefore, A and B are independent events. जी odd e intersection f dash अच्छा e minus f बराबर E इंटरसेक्शन एफ डैश E माइनस एफ के बराबर कैसे होगा? मार्क्स की पूजा बताओ। कराते हैं 14 मार्क्स की सर प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स की आ रही है? मैंने इस बार का देखा नहीं बेटे, सर 8 बताओ मार्क्स देखकर। हाँ सर देख लो देखकर बताओ। हाँ जी तुम्हें तो पता होगा, तुम तो बता दो। हाँ 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी आ रही है, वेक्टर और कोऑर्डिनेट 14 मार्क्स की। 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी है। हाँ सब याद है सर मैं बताता हूँ इसको सब। सर्कुलर नंबर क्या था ये जो वैसे मैं एक बात और बता दूँ, ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पढ़ रहा है, मेहनत हाँ, कर सर, रहा पता है, है, सर। ऐसा नहीं है। Diagram से- नहीं मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये पढ़ रहा है। मतलब वहाँ तक कैसे करते हैं? और ये चीज़ भाई तुम भी पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? हाँ, हाँ, मैं- पक्का ना? हाँ। डरा मत देना। पकड़ सर सरप्राइज और तुम जरा अपना 10th रिकॉल करना, जब लास्ट में तुम ये कह रहे थे कि सर बस जरा से उससे रह गया, परसेंटेज अच्छी हो जाती, वो दोबारा ना हो जाए। नहीं सर इस बार नहीं होगा सर भाई दोबारा लोगों को जवाब देना है हाँ? कितने आए थे? 82 थे? 84 सर 84 थे। क्या फायदा?
टर्म अबे टर्म में मैंने ठीक टॉप किया है है। चलिए जी, अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 देखिएगा। ये 90% हमने पहले ह्यूमैनिटीज में लिया था ना। नहीं सर मैं बताता हूँ, पहले मेरे को पीसीएम मिली क्योंकि मेरा प्री बोर्ड में फेल हो गया था मैं। फिर रीटेस्ट दिया था मैंने, मेरे को पीसीएम मिली। फिर पापा ने कहा कि पीसीएम ये सब कहाँ तुम कर पाओगे कुछ, तो बोला बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया। वो लंबी बात। फिर पापा ने कहा कि नहीं तुम कुछ और ले लो, उसकी तैयारी व्यारी में काम आएगा वो। फिर मैंने ह्यूमैनिटीज ले ली। फिर घर में चालू हो गया, मम्मी चालू हो गई कि अब तुम ह्यूमैनिटीज लोगे, मतलब ये होता ही है। फिर जब रिजल्ट आया तो पापा ने कहा ठीक है भाई ले लो साइंस, तब से आ रहे हैं भाई। वरना फिर आज हमारे साथ नहीं होता। प्री कौन सा टॉप? अच्छा, जब 3 कॉइन उछाले जाते हैं तो उसका सैंपल स्पेस याद रखने का 8 होता है। हाँ, बड़ा आसान तरीका होता है, 8 ही होते हैं, है ना? तो उसको इस तरीके से करते हैं, अरे नहीं, इसको हमने ना H ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ऐसे लिख लेते हैं। इसको आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, 3 कॉइन है तो एक के लिए आप बोलोगे अगर 1 कॉइन होता तो 2 की पावर 0, अगर मतलब अगर एक बार उछाला जाए तो 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो 4 का मतलब क्या है कि 4 बार हेड लिख दो और 4 बार टेल लिख दो। 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2, तो यानी कि 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल। 1 का मतलब 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल। तो इस तरह से मुझे जो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है, अगर 3 कॉइन उछाले जाते हैं तो सैंपल स्पेस मुझे याद रहेगा। अगर 4 कॉइन उछाले जाएंगे तो आप यहाँ 2 की पावर 3 लिखेंगे, यानी कि 8 हो जाएगा। तो 8 बार हेड, फिर 8 बार टेल, फिर 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल। सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका सैंपल स्पेस याद रखना। ये सैंपल स्पेस है 3 कॉन्सेप्ट टॉस्ट। उसके बाद है कंसिडर द इवेंट E, 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो एक इवेंट है E, इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड्स और 3 टेल्स, 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो ये क्या हो जाएगा H H H, T T T, ये हो गया। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो साथ के साथ ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो जाएगा, कितने इसमें एलिमेंट्स हैं 2, और इसमें टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, इसको लिख दो। ये सैंपल स्पेस है हमारा S, इसमें 8 है। तो 2/8 क्या हो गया, 2 1 2 2 4 8, यानी कि 1/4। ठीक है। उसके बाद F देखिएगा, F इन्होंने क्या दिया है, F है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो। ठीक है, तो कम से कम 2 हेड्स। एक तो H H H हो गया, H H H, अगला H H T, H H T, फिर H T H, फिर T H H, खत्म। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F, F की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/8, यानी कि 1/2। तो ये आ गया 1/2। तो एक इवेंट दे रखा है E, एक दे रखा है F और एक दिया है इन्होंने G। चलिए G देखिएगा, इवेंट G को इन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा। इवेंट G इन्होंने दे रखा है एटमोस्ट 2 हेड्स, यहाँ पर एटलीस्ट 2 हेड्स, वहाँ पर एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड्स। तो जो G है, G क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड और कम से कम 1 हो या 1 भी ना हो, 0।
एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो से ज़्यादा ना हो। मतलब क्या है कि आपने बस ये वाला हटा देना, समझ गए? उन्होंने बोला ना एटमोस्ट 2 हेड्स, तो एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, 3 हेड ना हो। तो बस एक ये 3 हेड वाला हटा देना, बाकी सातों इवेंट आ गए। नहीं भाई देखो ना यहाँ पर क्या है, 2 हेड है, सर जीरो हेड वाला भी आएगा। और नहीं तो क्या Atmos एटमोस्ट बोला ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, कम से कम तो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो मैं इसलिए ये कह दूँगा कि HHH को छोड़कर बाकी सब कुछ आ गया। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधा PG लिख रहा हूँ तो 7 हम लिख अपॉन सकते हैं S माइनस उसके बाद सेट में HHH। चलिए तो 7 अपॉन 8 हो गया। बताइए कोई ऑनलाइन वालों को क्लियर है इतना? कोई बच्चे हैं ऑनलाइन? नहीं इसमें तो यस ज़्यादा- सर याद चलिए ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इन्होंने बोला है कि ऑफ द पेयर्स EF, EG, FG विच आर इंडिपेंडेंट विच आर डिपेंडेंट। तो EF की बात अगर हम करें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना पहले E इंटरसेक्शन F निकालना पड़ेगा। E इंटरसेक्शन F जरा बताओ क्या होगा? E और F में कुछ कॉमन आ रहा है? एक तो HHH आ रहा है कॉमन, HHH। 1/6 हाँ जी, तो E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा? 1/8। 8 है ना बेटा टोटल, 8 है ना। उसके बाद आप ये देखो कि फिर मैं निकालूंगा ये EF पूछा है मैंने, ई और एफ में तो EG टोटल 6 इवेंट्स हैं सर। नहीं वो नहीं देखना, मतलब टोटल सैंपल टोटल स्पेस सैंपल है। स्पेस। तो EG की बात करेंगे, E इंटरसेक्शन G, तो E और G में क्या क्या कॉमन है? तो E में HHH है, और जो G है, G में HHH के अलावा सब कुछ है, तो सिर्फ एक है। TTT आ गया। तो PE इंटरसेक्शन G ये भी हमारा 1/8 होगा। EF हो गया, EG हो गया, फिर है FG। FG F इंटरसेक्शन G। अब जरा देखो F और G में कॉमन क्या है? G में बस HHH नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो ये तीनों के तीनों आ रहे हैं उसमें कॉमन, HHT, HTH और THH। तो ये हमारा P F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/8। अब मुझे चेक करना है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा PE इंटरसेक्शन F, ये 1/8 हो गया, तो PE इंटू PF। क्या क्या निकालना है? हमें ये देखना है कि जो EF वाला, EG वाला और FG वाला, इनमें डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो हम ये कहेंगे कि PE इंटू PF करके देखेंगे। तो PE क्या है? PE है 1/4 और PF है 1/2। 1/8 आया है। 1/4 इंटू 1/2 क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्या? 1/8 हो गया। 1/8 इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन है। तो ये तो इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे E और G, यानी कि PE इंटू PG। PE कितना होता है? PE होता है 1/4 और PG होता है 7/8। तो ये हो गया 7/32, which is not equal to PE intersection G। ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है ये। फिर अगला आ जाओ F और G। तो PF इंटू PG देखिए, तो PF कितना है यहाँ पर? PF है 1/2 और PG कितना है? 7/8। सर ये किसके इक्वल है? मैं लेकर आना है। हम ये देखते हैं इंटरसेक्शन के बराबर आता है या नहीं। अगर इंटरसेक्शन के बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, नहीं आता है तो हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट है। PF इंटू PG 1/2 इंटू 7/8 क्या हो गया? 7/16, which is not equal to PF intersection G। ये F intersection G क्या था? 3/8। तो ये उसके इक्वल नहीं है, तो हमारा पहला वाला E और F बस यही इंडिपेंडेंट है, बाकी जो पेयर्स हैं वो डिपेंडेंट है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। अच्छा हाँ, वो तुम समझ गए जो पूछ रहे थे, E इंटरसेक्शन F डैश। वन डायग्राम से समझ में आ गया होगा। नहीं वो मैंने सोच के ही बताया, मत कंफर्म कर।
एग्जाम्पल नंबर 13 देखिएगा। एग्जाम्पल 13 में है प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश। तो एग्जाम्पल 13 में तो मेरे को दे रखा है कि ई एंड एफ जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है? पी ई इंटू पी एफ पी ई इंटू पी एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। थोड़ा तो बनी क्या चल रहा है? सर ये सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा, पी ई इंटू पी एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। एक तो ये हो गया। आप भी कर अच्छा, प्रूव क्या करना है? उन्होंने बोला सो आर द इवेंट्स उन्होंने बोला कि इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ये प्रूव करना है कि ई और एफ डैश जो है ये इवेंट्स जो है ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक इवेंट है ई, अगर कोई एक इवेंट हमारे पास ई है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ये समझ रहे हैं? यस सर। ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों? जरा ये देख लीजिए, एक वन डायग्राम बनाकर समझा रहा हूँ। ये रूल है वैसे कि अगर मान लीजिए सिर्फ ई की मुझे बात करनी है ना, कोई एक इवेंट है ई, उसकी बात करनी है और दूसरा इवेंट है एफ, तो एक बार ई का एफ के साथ इंटरसेक्शन निकालो, एक बार ई का एफ डैश के साथ इंटरसेक्शन निकालो और फिर दोनों का यूनियन करोगे तो वो ओरिजिनली ई के बराबर ही होता है। अगर याद नहीं आ रहा है तो एक वन डायग्राम बनाकर समझ लेना और खुद ही डिराइव कर लेना इस चीज़ को यहाँ कि एक इवेंट का दूसरे के साथ इंटरसेक्शन, एक इवेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन और जो आएगा उसका यूनियन ओरिजिनल इवेंट के बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए ये ई है और ये एफ है, ये हमारे पास ई हो गया, ये एफ हो गया, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ। ये तो ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। फिर हम ये देखेंगे कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश कि ई में और एफ डैश में इंटरसेक्शन क्या होगा? ई में और एफ डैश में इंटरसेक्शन क्या होगा? एफ डैश का मतलब क्या है कि ये इतना पोर्शन छोड़ दो। एफ डैश का मतलब ये मैं शेड कर रहा हूँ उसको पूरे को, एफ को पूरे को शेड कर रहा हूँ। इसको छोड़कर सारा का सारा, समझ गए कि ई इसको एफ को हटा दो तो एफ के अलावा सारा का सारा, वही तो हमारा क्या होगा? ई में और एफ डैश क्या है? एफ को छोड़कर सारा का सारा, तो उनमें कॉमन क्या है? उनमें सिर्फ ये वाला पोर्शन ही तो कॉमन आ रहा है, सिर्फ इतना। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? ई इंटरसेक्शन एफ डैश। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन ये है कि जो ये इतना पोर्शन है जो अनशेडेड है, ये तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश हो गया, और इसमें आपने ये जो बीच वाला जो इतना पोर्शन है ई इंटरसेक्शन एफ, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो पूरा ई आ जाएगा, है ना? तो वही है कि ई इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ये समझ में आ गया? इस रूल के बिना ये क्वेश्चन प्रूव नहीं हो सकता, इसलिए ये रूल आपको समझा रहा हूँ। अब आप ये कहेंगे कि जहाँ पर भी यूनियन आता है, यूनियन का मतलब ये है आइदर दिस और दिस, तो यूनियन में एडिशन हो जाता है, ठीक है? तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट पी ई, मतलब दोनों तरफ अगर मैं प्रोबेबिलिटी ले लूँ तो पी ई इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश, पी ई इंटरसेक्शन एफ प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश। अच्छा, पी ई इंटरसेक्शन एफ ये मेरे को दे रखा है पी ई इंटू पी एफ है, तो पी ई इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? पी ई इंटू पी एफ प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश। यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, जो ये दे रखा है इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया,
उसके बाद फिर क्या करना है, ये जो पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश है उसको उधर ही रहने दो, और इसको ऐसे कर लीजिए पी ई माइनस पी ई इंटू पी एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ये हो गया, इधर भी पी ई है इधर भी पी ई है, कॉमन ले लो। मैंने क्या करा, पी ई ले लिया कॉमन, तो 1 माइनस पी एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश। समझ गए? और 1 माइनस पी एफ किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। 1 माइनस पी एफ क्या होता है, पी एफ डैश। भाई प्रोबेबिलिटी टोटल क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, तो 1 में से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ले लिया, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश आ जाएगा। तो ये हो गया पी ई इंटू पी एफ डैश इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश। और यही मेरे को प्रूव करना था। सर एक क्वेश्चन से रिलेटेड, बताओ ना। ऐसा है कैसे दे रहा है क्वेश्चन में। टाइम लगेगा ढूंढने में? नहीं बस ये इसका सेकंड क्वेश्चन। ये सभी को समझ में आ गया होगा 13 वाला? राइट से शुरू करें। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. चलिए बताओ। सेकंड क्वेश्चन वन अपॉन 6 है इसका आंसर। इन्होंने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय ए इज 1/2 एंड बी इज 1/3। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। 1/2 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, 5/6। अभी बोलता रहेगा बहुत देर तक मेरे को कि ऐसा कैसे पता है कैसे मन हुआ क्या सर? नहीं है समझ में। देखिए एक क्वेश्चन है भाई, फोन होना दिया था पहली बार, ठीक है। एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का ही है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय ए। नहीं है तो कंडीशन का ही, कंडीशन का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम पावर रिमेनिंग फोन जाने वाला है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय ए एंड बी is 1/2 and 1/3 respectively. ओके हो गई। Respectively, then find the probability that problem will be solved. प्लस टू करना तो हाँ? प्लस टू करना तो Then find the probability that the problem will be solved. इसमें क्या करना है कि उन्होंने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय ए एंड बी इज 1/2 and 1/3 रिस्पेक्टिवली। तो इन्होंने क्या बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए बस। तो हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना, तो आप ये लिखें प्रॉब्लम solved by A or problem solved by B। प्रॉब्लम सॉल्व बाई ए और प्रॉब्लम सॉल्व बाई बी। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व बाई ए का मतलब क्या है 1/2, और का मतलब क्या होता है यूनियन, यूनियन का मतलब एडिशन,
प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी का मतलब क्या 1/3 1 by 3 + 2/6 5/6 सिंपल। सिंपल। अच्छा, और जो तुम ये सोच रहे हो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, तो ये काइंड ऑफ व्यू हो गया ना, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी हो गया। ये यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हो गई कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्वेश्चन सॉल्व होना है बस। अच्छा, अब अगर इसमें ये होता कि ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी सॉल्व बाय ए। अगर ये होता कि गिवन दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी सॉल्व बाय ए, तब उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। फिर टोटल प्रोबेबिलिटी में जो भी आपको दे रखा हो सबको ऐड कर देना होता है टोटल, ये बढ़िया लग रहा समझ गए। खल्लास। टोटल टोटल और लेस वाला याद है होता कि कि ए और बी मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब वो चलो इसको आराम से सोचते रहना, आंसर Exercise इसके नहीं लिए। है। मैं जाके ट्राई नैप भी लियो एक्सरसाइज में ही है। हाँ। नैप भी करें। चलिए एक और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, पेज नंबर 546। सर आप हाँ सारे टाइम फॉर्मल्स में रहते हो, शर्ट पैंट में ही? नहीं, क्यों पढ़ाते समय तो हमेशा ऐसे दिखते हो हम पढ़ाते समय से। और अब पढ़ाते तो रहते हो दिन भर। यूट्यूब पर आजकल वीडियो चल रहा है तो आजकल तुम मेरे दुखती हुई रखो दबा। उसके पास कोई काम नहीं है। दूसरे उद्देश्य करते अपना हैं पैशन फॉलो करना चाहिए सबसे बेस्ट। एग्जाम्पल नंबर 14। जब भी 14 में देखिएगा, if A and B, if A and B are two independent events, then the probability of occurrence of at least one of A and B, at least one of A and B का मतलब क्या है, either A या B, या तो A अकर कर जाए या B अकर कर जाए। at least का मतलब ये है कि वो यूनियन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। सर वैसे नहीं हो रहा है, क्या? इंडिपेंडेंट दे रहा है। अब ठीक है। अच्छा, इसने कुछ कंडीशन बताई होगी कि ऐसे हो तो ऐसे करो। नहीं क्वेश्चन में दे रखा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट। अभी क्या है? अच्छा, हाँ, ये तो वही अच्छा, निकाल ये वाले में इंडिपेंडेंट दे रखा है। हाँ, तो प्रॉब्लम सॉल्व का हमें दिखाना है, तो 2/3 आ रहा है। ये कौन सा है? क्या हो जाता है, मतलब कैंसिल मत करना बेचारे को, वापस भेज देंगे। नहीं, वापस नहीं भेजना। अच्छा सर उसी का तो हुआ टोटल प्रोबेबिलिटी हुआ, Total हमें दे रखा है कि पी ए प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, हाँ तो ई अगर हम इवेंट रखें कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो पी ए डैश ई हमारा 1/2 है, 1/2 है, हाँ पी बी डैश ई 1/3 है। 1/3 है, अब हमें निकालना है पी ई निकालना है, PE निकालना है। हाँ, तो पी ए इंटू वही, और जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई ना, हाँ उसकी प्रोबेबिलिटी तो नहीं 1 नहीं होगी। नहीं ऐसा है। चलो देखते हैं, पहले 14 देखते हैं, है ना। चलिए जी, इसमें है इफ A and B are two independent events, then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus PA dash PB dash। तो इन्होंने पहले ये दिया A and B are two independent events, तो given A and B, given A and B are two independent events, are two independent events, तो इसका मतलब क्या हो गया, P A इंटरसेक्शन B is equal to P A into P B। P A इंटरसेक्शन B P A into P B के बराबर होगा, क्योंकि इन्होंने दे रखा है A और B जो हैं वो दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। Then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by, तो to prove, उन्होंने बोला probability of occurrence of at least one and at least A and B, तो या तो A अकर करे या B अकर करे। तो या वाली जहाँ पर बात आ जाएगी, या का मतलब होता है और का मतलब होता है यूनियन। तो इसका मतलब आपसे P A यूनियन भी पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ प्रूव करना है P A यूनियन B, P A यूनियन B इज इक्वल टू 1 माइनस P A डैश
इंटू पी बी डैश, ये प्रूव करना है 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तो हम ये कहेंगे LHS इसका लेकर चलिए, पी ए यूनियन पी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी पहले पी ए इंटू पी बी के बराबर दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। अब इन दोनों में पी बी निकाल लो कॉमन, पी ए प्लस पी बी, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस पी ए डैश। तो पी ए सॉरी 1 माइनस पी ए, आपने पी बी निकाल लिया इसमें कॉमन, तो 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए क्या बन जाएगा, पी बी इंटू पी ए डैश। ठीक है, अब क्या करिए, जो ये पी ए है, इस पी ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस पी ए डैश, ये लिख सकते हैं ये को। तो ये हो गया पी बी इंटू पी ए डैश। अब इससे क्या होगा कि इधर पी ए डैश है और इधर भी पी ए डैश है, तो कॉमन निकाल लो 1 माइनस पी ए डैश। ये आपने माइनस साइन के साथ कॉमन निकाला तो इधर प्लस का 1 बचा, इधर माइनस आ गया पी बी। तो 1 माइनस पी बी क्या होगा, पी बी डैश। तो 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, और यही हमको प्रूव करना था। ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है ना, ये मैं डैश लगा रहा हूँ, ये छोटा छोटा। यस सर। ठीक है, ये हुआ जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। इसके बाद मैं 13.2 के एग्जाम्पल से एक बार पढ़ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ पी ए इज इक्वल टू 3/5, पी बी इज इक्वल टू 1/5 एंड फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये आप अपने आप निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 cards are drawn at random without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. 2 cards are drawn at random without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. ऐसे ही बता दोगे? Black cards कितने होते हैं? 26 होते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 26/52 26/52 करेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ये हो गया 26/52, यानी कि पहला कार्ड आपका जो है वो ब्लैक होना चाहिए, फिर वो बोल रहे हैं दूसरा भी ब्लैक ही हो। तो आपने अब ब्लैक कितने रह गए, 25 रह गए, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रह गए, 51 रह गए। ये हो गया, तो 13 2 13 4 और 2 1 आपसे 1/2 हो जाएगा। तो 25/100 ये हो गया। इसके बाद आप थर्ड देखें, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग, छोड़ दूं क्या? Yes, sir. सेम है, चलिए करिएगा अपने। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फेयर कॉइन एंड एम्पायर्स डाई आर टॉस्ड। ठीक है, तो इसमें भी वही बताना है इंडिपेंडेंट है या नहीं। 4 छोड़ रहा हूँ, 5 छोड़ रहा हूँ, 6 भी छोड़ रहा हूँ। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव याद है क्या, क्या होता है? हाँ, P of A intersection B equal to 5. इज इक्वल टू 0। अब 5 0 कॉमन कुछ भी नहीं है। 0. n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। हाँ. ठीक है, लेकिन P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि लेट A एंड B बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद PA इज इक्वल टू 0.3, PB इज इक्वल टू 0.4। फाइंड PA इंटरसेक्शन B। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए एक बार। A and B be independent events with PA is equal to 0.3 and PB is equal to 0.4.
क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सभी बच्चों को बता रहा हूँ जिनको याद नहीं है। 11th में एक हमने ये भी करा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हमारा A इंटरसेक्शन B ये आता है फाई के बराबर, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B ये अगर ज़ीरो आ जाए, ये अगर ज़ीरो आ जाए तो हम ये कहते हैं कि वो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाला इस वजह से छोड़ रहा हूँ मैं, आप अपने आप करिएगा इसको। अब देखो जरा 9th में वो बोल रहे हैं कि P A इंटरसेक्शन B निकालो। A एंड B जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में फिर इसको वो देख लिया। सोच रहा था A अपॉन B और B अपॉन A करा देता हूँ, कर लेंगे क्या? हो जाएगा। इसको नींद आ रही है। ऐसे नहीं तो कहता है भूख लगी है। इसको हम भी किया। चलो ठीक है, आज करिए इतना ही। और एक्सरसाइज 13.2 जो है ये कोशिश करिएगा जितनी हो जाए, बाकी कल बेस पे करा दूँ। और कल वेडनेसडे है ना कुछ है? कल वेडनेसडे है, आज Tuesday। तो कल मैथ्स की क्लास शाम को 4:30 बजे रख लेते हैं और फिजिक्स के लिए सुबह आ जाना 10 बजे। और जिनका एग्जाम है वो छोड़ दो, वो तो तुम छोड़ो। क्लास छोड़ सबको पहाड़ में जाओ। ये नहीं बोल सकते ना, थैंक यू सर। ये गलत हो जाएगा।